नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने एपिसोड में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पार्ट 3 की। इससे पहले हमने 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं कुछ अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तो हाल ही में किस देश को वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी सौंपी गई है? विकल्प दिए गए हैं कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है कि आखिर सही उत्तर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें इसमें सही उत्तर की तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। क्यों? तो अगर बात करें सऊदी अरब की तो यहीं पर हाल में कहें तो वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की इसे मेजबानी सौंपी गई है। सऊदी अरब की अगर बात करें तो बाली आप जानते होंगे, बाली में विश्व जल मंच के 10वें समापन समारोह पर ये आयोजन कार्यक्रम में ये घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में लगभग 160 देशों ने और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल थे। और तब से क्या है कि ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर कहां पर वर्ष 2027 का 11वें विश्व जल मंच की जो मेजबानी है वो किस देश को सौंपी गई है। तो ये बात हमने देखी। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि आखिर जो बाली है वो है कहाँ पर, तो देखिए बाली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इंडोनेशिया। पहले हमने बताया कि जब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आप पढ़ें तो उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं उनको भी एक बार देखने का जरूर प्रयास करिएगा। जैसे अगर बात करें कि अभी हाल में ये जो 10वें जलमंच का जो आयोजन हुआ था वो बाली में हुआ था और वहीं पर ये घोषणा की गई कि अगला जो जलमंच होगा वो किस देश के द्वारा मेज़बानी उसकी की जाएगी। तो आपको यहाँ बाली देखना है कि बाली कहाँ पर है। तो देखिए बाली यहाँ पर देखेंगे तो इंडोनेशिया जो देश है बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड से बना हुआ ये देश है, उसी का एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ बेसिक तौर पे आपको ये जानना है कि आखिर जो इंडोनेशिया है इसकी भौगोलिक अवस्थिति विश्व में कहाँ पर है। तो देखिए यही इंडोनेशिया है और इसमें कई सारे द्वीप, ये भी द्वीप इसमें शामिल है। ये जो द्वीप है और यहाँ पर जो द्वीप आपको देखने को मिलेंगे मूल रूप से इन्हीं द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है। जैसे इधर आएंगे तो आपको 2 द्वीप देखने को मिलेंगे, जावा और सुमात्रा, ये दोनों देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर आएंगे तो कई सारे और द्वीप देखने को मिलेंगे। कालीमंटन आपको देखने को मिलेगा जिसको बोर्नियो भी बोला जाता है। इसके साथ इधर आएंगे तो 3-4 आइलैंड और आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं आइलैंड से मिलकर इंडोनेशिया यहाँ पर निर्मित होता है। इंडोनेशिया की बात करें तो ये प्रशांत और हिंद महासागर के बीच में उपस्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आइलैंड है। इसके साथ यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी पूछ सकता है कि जो इंडोनेशिया देश है इसकी जो सीमाएं हैं वो किन देशों से लगती हैं। चूँकि पहले ही बताया कि ये कई सारे आइलैंड से बना हुआ देश है, तो इसके जो आइलैंड होंगे वो अगर किसी देश से उनकी सीमाओं से स्पर्श कर रहे हैं तो वो सभी क्या होंगे, इससे कह सकते हैं कि स्पर्श करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जाने जाएंगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पर तो जो पूर्वी तिमोर है वो भी क्या है कि उसकी सीमा इंडोनेशिया से लगती है। पापुआ न्यू गिनी इधर आपको देखने को मिलेगा। सबसे इधर आएंगे तो ये देखिए पापुआ जो न्यू गिनी है इसकी भी सीमा क्या होती है, इंडोनेशिया से लगती है। इसके साथ मलेशिया की जो सीमा है वो भी इंडोनेशिया से लगती है। इसके अलावा अगर बात करें जो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और ये पूरा जो ज्वालामुखी की एक लंबी श्रृंखला है उसका एक पार्ट इंडोनेशिया है और ये पूरी तरह से क्या है, प्रशांत महासागर को घेरता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यही मुख्य कारण है इंडोनेशिया में कई सारे द्वीपों के निर्माण का। तो इस तरह से क्या है कि इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको भी हम देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो ब्लू रेजिडेंसी वीजा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। विकल्प है ईरान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान।
सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इसी ने क्या है कि ब्लू रेजिडेंसी वीजा घोषित करने की कह सकते हैं कि घोषणा की है। जब से ये घोषणा की गई है तब से ये चर्चाओं में है। बात करें तो संयुक्त अरब जो अमीरात है, जिसको हम UAE के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं, और इसने स्थिरता और पर्यावरण कार्रवाई पेशेवरों के लिए क्या है कि ब्लू रेजिडेंसी नामक एक दीर्घकालिक वीजा जारी करने की घोषणा की है। यह UAE द्वारा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले जो लोग हैं उनके लिए पेश किया गया एक 10 साल का निवास परमिट है। समझ गए? इस कारण से ये चर्चा में है। पहले ही हमने बताया कि ये इसी कारण से चर्चा में है। इसके साथ अगर बात करें तो ये भी आपको जानना है कि आखिर अगर UAE की बात हो रही है तो UAE की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है। तो देखिए, ये UAE का एक लार्ज मैप है। अगर बात करें तो अरब प्रायद्वीप के अगर पूरब में आएंगे, कहाँ, तो अरब जो प्रायद्वीप है इसके अगर पूरब में आएंगे तो यहीं पर आपको UAE देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे कि कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं UAE से लगती है, तो देखिए इधर आपको ओमान देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरे तरफ आएंगे तो आपको सऊदी अरब देखने को मिलेगा, और तीसरे तरफ आएंगे तो आपको यहीं पर क्या है कि दो ही देश मूल रूप से इसके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगते हैं, ओमान और सऊदी अरब की, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको महत्वपूर्ण एक रेखा जो अक्षांश रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, यानी जो कर्क रेखा है वो क्या होती है कि वो यहाँ से गुजरती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि आखिर जो UAE है इसकी राजधानी कहाँ पर है। तो आप सुने होंगे अबू धाबी, अक्सर यहाँ मैच खेले जाते हैं, उस कारण से भी ये चर्चा में रहता है। यहाँ पर हौजर पर्वत आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको जाननी चाहिए। यही नहीं, ये भी पूछ सकता है कि आखिर ये किस गोलार्ध में है। तो देखिए, ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित क्या है, एक महत्वपूर्ण देश है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, तो वर्ष 2024-26 यानी ये एक समय अंतराल है, और इस सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प जो दिए गए हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो सही उत्तर अपना देश, अपना प्यारा देश भारत है। यही इसका सही उत्तर है। 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता भारत को दी गई है। इसके साथ अगर बात करें तो क्षेत्रीय जो समूह है कोलंबो प्रोसेस, इसकी स्थापना की अगर हम बात कर ले तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ये भी आपसे पूछ सकता है। और कहाँ पर की गई थी, तो इसकी स्थापना श्रीलंका में की गई थी। ये दोनों तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें मूल के 10 देश और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन शामिल हुए थे, जो अपनी स्थापना के बाद से CP के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें कि इसकी स्थापना के बाद पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, किसके लिए, 2024 से 26 सत्र के लिए कर रहा है। अगर बात करें कि आखिर जो कोलंबो प्रोसेस है ये है क्या, तो ये एक क्षेत्रीय सलाहकार मंच है। ये क्या है, तो और कुछ नहीं है, ये जो रीजनल स्तर पे कह सकते हैं कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो सलाहकारी प्रकृति का है। यानी ये क्षेत्रीय कह सकते हैं कि एक सलाहकार मंच है। दूसरी अगर बात करें तो कितने सदस्य इसके मूल सदस्य हैं, तो देखिए एशिया के लगभग 12 जो देश हैं वो इसके सदस्य देश के रूप में कह सकते हैं कि शामिल हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर हम बात कर ले तो थोड़ा सा आपको ये भी पूछ सकता है, क्योंकि श्रीलंका की चर्चा हो रही है तो श्रीलंका के बारे में भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ये श्रीलंका है, इंडिया के अगर दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण पूरब में थोड़ा सा जाएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका, ठीक है। अगर बात करें तो ये दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र है। संकीर्ण पाक जल डमरू मध्य से कह सकते हैं कि भारत से ये अलग होता है। यह दक्षिण पश्चिम में मालदीव और उत्तर पश्चिम में भारत के साथ समुद्री जो सीमा है उसे साझा करता है। श्रीलंका की अगर बात करें तो इसका जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है इसे मूल रूप से 3 भागों में हम बांट सकते हैं। मध्य का जो उच्च भूमि क्षेत्र है,
मैदानी क्षेत्र है और जो इसके तटीय क्षेत्र हैं, इन 3 भागों में इसके पूरे भौगोलिक वर्गीकरण को हम देख सकते हैं। देश का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो आपसे पूछ सकता है, वो कौन सा है। यहाँ पर देखिए तो यही मध्य भाग में आपको देखने को मिलेगा पिदुतुरा लागला, ये एक प्लेस है, यही यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग क्या है 2524 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई नहीं पूछ सकता, लेकिन इस बारे में पूछ सकता है कि आखिर यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। और यहाँ पर आएंगे तो इसके पूरे विस्तृत क्षेत्र में वन, घास, इस तरह के मैदानी क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। ये क्या कह रहा है कि 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प दिए गए हैं सऊदी अरब, भारत, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। क्या बताना है आपको? तो 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की थी। ये 4 देश दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए किसने मेजबानी की थी, तो वो मेजबानी किया था सऊदी अरब, यही आपका सही उत्तर है। तो वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी है वो सऊदी अरब ने की थी। सऊदी अरब ने भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटान पर ध्यान करने के लिए कह सकते हैं कि ये मेजबानी की गई थी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि सऊदी अरब ने भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निकटने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो इस तरह से क्या है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ये भी आपसे पूछ सकता है सऊदी अरब के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। अगर बात करें कि कौन से इसके सीमावर्ती देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे देश हैं जो सऊदी अरब से उनकी सीमाएं लगती हैं। जैसे इधर से आप आएंगे तो यमन है, ओमान है, यूएई है, जॉर्डन है, कुवैत है, इराक है। इसके अलावा इधर आएंगे तो आपको संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिलेगा, कतर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि इनकी सीमाएं क्या है कि सऊदी अरब से लगती हैं। इसके साथ यहाँ पर अगर बात करें तो ये अरब प्रायद्वीप का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संप्रभु राष्ट्र है। यही नहीं, अरब प्रायद्वीप का अधिकांश भाग ये कवर करता है। लगभग अरब प्रायद्वीप का क्या है कि 80% क्या है कि ये अकेले कवर करता है। यहाँ पर रेड सी, इधर देखिए लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो गल्फ ऑफ अदन देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जलीय क्षेत्र हैं। इसके साथ क्या है कि यहाँ पर अगर बात करें तो सऊदी अरब का जो अधिकांश क्षेत्र है वो एक तरह से डेजर्ट वाला क्षेत्र है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र कह सकते हैं। और यहाँ पर 2 बड़े रेगिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। इधर देखिए अल नाफूद डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा और दूसरा यहाँ पर जो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर दूसरा जो है रब अल खाली डेजर्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें कि अल जो नाफूद रेगिस्तान है, यहाँ ये बड़े बड़े रेत के टीले आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर रब अल खाली डेजर्ट की बात करें तो जो रब अल खाली है क्या है कि ये दुनिया का कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े रेत के भंडार वाला ये क्या है कि ये रेत के भंडार वाला क्या है रेगिस्तान है। और ये बड़ा ही इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो 1-2 पर्वत भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे जो हेजाज पर्वत है वो आपको सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी आपसे पूछ सकता है कि आखिर सऊदी अरब का सबसे जो ऊंचा स्थान है वो कौन सा है, तो वो है जबल सौदा। तो इस तरह से क्या है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसकी राजधानी भी आपसे पूछ सकता है, तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये क्या कह रहा है, किस देश को वर्ष 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी सौंपी गई है। विकल्प दिए गए हैं अमेरिका, भारत, चीन और फ्रांस। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना देश भारत।
ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु जो परिवहन संघ है, इसके संदर्भ में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 21वीं जो वार्षिक आम बैठक है और जो विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन है, इसकी जो मेज़बानी है वो अब भारत करेगा। और यह कार्यक्रम 8 से लेकर 10 जून 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी जो मेज़बानी है वो विमानन कंपनी जो इंडिगो है वो करेगी। तो इंडिगो के संदर्भ में बात कर लें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, अक्सर आप इसका नाम भी सुनते होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह है प्रश्न संख्या 6। क्या कह रहा है? तो मई 2024 में कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? विकल्प दिया जा रहा है, वियना, जिनेवा, अस्ताना और दुशांबे। ये नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि मई 2024 में कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वियना। ठीक है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा वो भी हम देखेंगे। तो ये ऑस्ट्रिया की क्या है? ये राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ये कैपिटल है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। दूसरी अगर बात करें तो मई 2024 में आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये कजाकिस्तान ने की थी। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो सम्मेलन है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ अगर हम बात कर लें, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देख लें तो ये है कि आखिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर कजाकिस्तान है कहाँ। ठीक है, दूसरी बात कर लें कि इसके साथ जो वियना है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो वियना है वो किस देश में है। तो पहले कजाकिस्तान को हम देख लेते हैं। ये आपका कजाकिस्तान है। थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप तक ये फैला हुआ देश है कजाकिस्तान। और इसके जो अलग अलग जो देश हैं, इसके समीपवर्ती जो देश हैं जिनकी सीमाएं इससे लगती हैं, उसमें एक रूस महत्वपूर्ण देश है। रूस के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि और कौन सा देश है जिसकी सीमा क्या होती है कि कजाकिस्तान से लगती है, तो उसमें आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान के साथ इधर पे आएंगे तो आपको चीन देखने को मिलेगा। और चीन के साथ जो और देश है यहाँ पर उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये जो दो देश हैं इनकी सीमाएं क्या है कि वो भी कजाकिस्तान से लगती हैं। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे देश हैं जिनकी जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, वो कजाकिस्तान से लगती हैं। पश्चिम में आप देखेंगे तो इधर आएंगे तो आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। तो कजाकिस्तान के पश्चिम में आएंगे तो कैस्पियन सी की अवस्थिति है। इसके अलावा पूरब में आएंगे तो आपको पर्वत अल्तई देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके पूर्वी भाग में अल्तई माउंटेन देखने को मिलेगा। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। यहीं पर तियान शान जो माउंटेन है यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। कैस्पियन सागर, अरल सागर, यहाँ पर बड़े कह सकते हैं कि जल निकाय हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे बड़े झील भी देखने को मिलेंगे। लेक बाल्कस, इधर आएंगे तो अरल सी, और इधर आएंगे तो एक झील आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण ये जल निकाय है। इसके अलावा यहाँ के सबसे जो कह सकते हैं गहरा जो स्थान है वो भी आपसे पूछ सकता है। करागिए जो डिप्रेशन है वो कजाकिस्तान का सबसे गहरा स्थान है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा ऑस्ट्रिया के बारे में देख लें, क्योंकि जो वियना है वो यहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वियना है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया के अगर उत्तर में आएंगे तो यहीं पर आपको वियना देखने को मिलेगा। तो वियना की जो स्थिति है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन से अन्य देश हैं जिनकी सीमाएँ वियना से लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। क्या कह रहा है कि जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प है भारत, चीन, पेरू, स्लोवाकिया, मलेशिया, सिंगापुर और पाकिस्तान और ईरान। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरू और स्लोवाकिया। यही जो दो देश हैं इन्होंने क्या है कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस कारण से ये चर्चा में है। बात करें तो ऐसा करने वाला जो पेरू है, अगर पेरू की बात करें
तो ये समझौता करने वाला जो पेरू है वो 41वां देश बन चुका है। ठीक है, ये 41वां देश बन चुका है। और जो स्लोवाकिया है वो इस तरह के एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश बन चुका है। तो इस तरह से ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चर्चा कहाँ की हो रही है, तो पेरू की हो रही है। दूसरा देश जो है वो स्लोवाकिया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी बेसिक जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। पेरू कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो किस महाद्वीप में देखने को मिलेगा। पेरू के जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भौगोलिक अवस्थितियाँ हैं, कौन से महत्वपूर्ण जलीय निकाय हैं, कौन से स्थलीय यहाँ पर निकाय हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। कोई पर्वत है, कोई पठार है, सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, यहाँ पर कौन सी नदियों का प्रवाह होता है, झीलें कौन सी हैं, अगर कोई पठार है उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक वैसे ही क्या है कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, चूँकि स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया की राजधानी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, स्लोवाकिया की ये राजधानी है, इसके पश्चिम भाग में देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो पेरू है, पेरू की राजधानी आपको लीमा, ये भी इसके पश्चिम में तटीय पैसिफिक ओशियन के समीप आपको देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर, तो हिजाब और इस्लामी जो परिधान है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये विकल्प दिए गए हैं कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। ये विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है कि सही उत्तर आखिर क्या होगा। तो देखिए इसमें सही जो उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी ताजिकिस्तान। इसी ने क्या है कि हिजाब और इस्लामी जो ड्रेस हैं, जो परिधान है, उन पर रोक लगा दिया है। बात करें तो मुस्लिम बाहुल देश है ये ताजिकिस्तान, और इसी ने इस तरह के हिजाब और जो भी मुस्लिम ड्रेसेस हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो इमोमाली रहमान है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो इमोमाली रहमान है, और इन्होंने ही ये घोषणा की है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा देश में ईद के त्यौहार पर बच्चों को दी जाने वाली जो ईदी है उस पर भी प्रतिबंध है। यहाँ पर ईद के जो अवसर पर ईदी दी जाती है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए है। इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जो ताजिकिस्तान है ये कहाँ पर है और इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है। थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। ये ताजिकिस्तान का मैप है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है। तो देखिए ये क्या है कि ये इसकी राजधानी है दुशनबे। और दूसरी बात करें तो ये पूरी तरह से क्या है, एक लैंड लॉक्ड देश है। क्या है, एक स्थल रुद्ध देश है। क्यों है, तो ये चारों तरफ से क्या है कि एक तरफ से इधर देखिए चीन आपको देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो किर्गिस्तान देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो आपको उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अफगानिस्तान है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि ये मूल रूप से यहाँ पर देखेंगे तो 4 देशों के द्वारा घिरा हुआ है, चीन, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो 4 देशों के द्वारा इसकी जो सीमाएं हैं ये घिरी हुई है। अगर देखें इसके भू-आकृतिक स्थिति की तो ये क्या है कि लगभग पहाड़ी देश है। ये क्या है, एक पर्वतीय देश है। लगभग इसका क्या है 93% जो क्षेत्र है वो क्या है कि वो पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर आएंगे तो अलाय पर्वत, ये देखिए इसके उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर अलाय पर्वत आपको देखने को मिलेगा। ये भी पूछ सकता है कि अलाय पर्वत कहाँ पर अवस्थित है। और दक्षिण पूरब में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको पामीर पर्वत देखने को मिलेगा। ये देखिए पामीर पर्वत है। तो 2 बड़े पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ऊंचे स्थान की बात करें तो देखिए ये इसका सबसे ऊंचा स्थान है। ये आपसे पूछ सकता है कि सबसे ऊंचा स्थान इसका कौन सा है, तो ये है कुल्लई स्मोली सोमोनी, और उसकी जो ऊंचाई है लगभग 7495 मीटर है। तो इससे जुड़ी हुई ये बातें थी जिनको हमने देखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। ये क्या कह रहा है, तो 21वां सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। किसकी बात हो रही है, सांगरी ला जो संवाद है उसकी बात हो रही है। और पूछा जा रहा है, विकल्प दिया गया है भारत, चीन,
सिंगापुर और जापान। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21वां सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। यहीं पर सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। एशिया प्रशांत क्षेत्र की रक्षा बैठक है ये। क्या है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र, पूरा जो एशियाई क्षेत्र है, प्रशांत जो रीजन है उनका क्या है, ये एक डिफेंस कह सकते हैं समिट है, रक्षा बैठक है, सांगरी ला संवाद। और इसका 2024 का जो आयोजन हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। ये सम्मेलन एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। और बात करें तो इस बार इसका 21वां संस्करण था। कौन सा एडिशन था? तो ये 21वां था। और ये 2 जून 2024 को 2 जून 2024 को क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो इस तरह से क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहा जा रहा है कि हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को पर्यटन राजधानी घोषित किया है? ठीक है, विकल्प दिए गए हैं काठमांडू, पोखरा, विराटनगर और धरान। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पोखरा। यही क्या है कि हाल ही में नेपाल ने अपने पोखरा शहर को पर्यटन राजधानी के रूप में क्या है घोषित किया है। इस कारण से ये चर्चाओं में था। बात करें तो नेपाल सरकार ने अपने एक शहर, इसका जो शहर है पोखरा, इसको आधिकारिक तौर पे पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है। इसको टूरिस्ट कह सकते हैं कैपिटल के रूप में घोषित कर दिया गया है। ये जो घोषणा है ये फेबा झील, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फेबा झील। ठीक है, इसी के कोस्ट पर आयोजित एक विशेष समारोह में क्या है कि ये घोषणा की गई थी। तो ये जो झील का नाम है ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो फेबा झील है इसका संबंध किस देश से है? तो ये जो फेबा झील है ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। और इसी के तट पे ये नेपाल ने घोषणा की कि उसका जो पोखरा शहर है ये आधिकारिक तौर पे क्या होगा, अब नेपाल की पर्यटन राजधानी रहेगी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जो सुर्खियों में थे, तो उन पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नए घटनाक्रम और ऐसे प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।